गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस किया था संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम का हमारा फॉर्मूला था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। संवेग संरक्षण का नियम मीन्स अगर हमारे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका कोलाइड होने से पहले यानी कि टकराने से जो पहले की गति होगी, यानी पहले का जो वेग होगा उनका, और कोलाइड होने के बाद का जो उनका आफ्टर द कोलिजन उनका जो वेग होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको आज एक डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे। जैसे इसमें हमने लिया है, माना कोई दो बॉल A तथा B जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा A की प्रारंभिक वेग u1 तथा B का प्रारंभिक वेग u2 है और u1 u2 से बड़ा है। टकराव के कुछ समय t के पश्चात इनकी गति क्रमशः v1 तथा v2 हो जाती है, जिसमें v2 क्या होगा, बड़ा होगा v1 से। ओके, तो हम फिर इसमें देखिए फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूरा डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को हम लोग करके सीखते हैं, उससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कॉपी पर आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पर हमने सब उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया था। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 है मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड u1 है हमारा मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड u2 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। v1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड v2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। सो नाउ इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे लेट करते हैं, मानते हैं, माना कोई दो बॉल A तथा B जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं और A का प्रारंभिक वेग u1 तथा B का प्रारंभिक वेग u2 है। ओके, यहाँ पर u1 हमारा ग्रेटर देन किससे है, u2 से। नेक्स्ट अंतिम वेग हम लोग मान लेते हैं। टकराव के पश्चात t समय बाद इनकी गति क्रमशः v1 तथा v2 हो जाती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, v1 इज लेस देन v2। ओके, ये हमारा हो गया, v1 इज लेस देन v2। नाउ फिगर के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं। फिगर के थ्रू अगर थोड़ा रिप्रेजेंट करें तो ये जैसे हमारा प्लेन है, इस पर हमारा कोई एक बॉल है m1, इस पर u1 वेग लग रहा है, वेलोसिटी। ये हमारी बॉल A हो गई, ये हमारी बॉल B है m2u2। इसी प्रकार से हम लोग अगर इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखें, बिफोर कोलिजन ये हो जाएगा, बिफोर कोलिजन A स्थिति हो जाएगी जिसमें u1 इज़ ग्रेटर देन u2 है, और ये B स्थिति होगी आफ्टर कोलिजन, v1 इज़ लेस देन v2, यानी कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1। तो यहाँ पर परिस्थिति क्या आएंगी, ये बॉल A हो गई, ये बॉल B हो गई, ये m2 हो गई, ये m1 हो गई, यहाँ पर v1 हो जाएगा और यहाँ पर v2 हो जाएगा। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया एक। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे।
देखिए बॉल ए है हमारे पास, बॉल ए का टकराव के पहले तथा बाद का संवेग यानी कि मोमेंटम संवेग। देखिए पहले का संवेग क्या हो जाएगा, क्रमशः लिख देंगे, यानी कि क्रम से पहले का हो जाएगा m1 u1 एंड ये बाद का हो जाएगा m1 v1। ओके, यदि अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग कि जो अगर कोई हमारी बॉल है, बॉल पर अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो तब संवेग क्या हो जाएगा, ठीक है, तब संवेग हमारा क्या हो जाता है P = mv, यानी कि कंडीशन आ जाएगी यदि उस बॉल पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा हो तब संवेग होगा। तब देखिए संवेग क्या हो जाएगा m1 v1 - u1 ओके अपॉन t समय पश्चात हम उसकी बात करेंगे। अब इसी प्रकार से ये सेम सिचुएशन अगर बॉल बी के लिए हो जाए, बॉल बी के लिए क्या हो जाएगी यहाँ पर m2 उसके लिए, फिर क्या हो जाएगा v2 - u2 अपॉन t। अब देखिए ये तो हमारा इतना हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर लगेगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हम लोग फोर्स निकालेंगे F अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F12 m1 v1 - u1 अपॉन t एंड F21 m2 v2 - u2 अपॉन t। ये हो गए। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। विपरीत प्रतिक्रिया लगेगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, F12 = F21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m v1 - u1 अपॉन t = माइनस, सॉरी यहाँ m1 है तो यहाँ पर हो जाएगा m2, देखिए ये हो जाएगा m2 v2 - u2 अपॉन t, तो ये t कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 - m1 u1 = माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेम टर्म के जितने भी हैं हमारे पास हम एक तरफ लाएंगे, v1 वाले एक तरफ और v1 v2 एक तरफ हो जाएंगे। तो m1 v1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 = ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है। हम लोग इस तरीके से इसको राइट करते हैं। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट जो है m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैज़ प्रूफ। ओके, यानी कि यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हो गया हमारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये u1 u2 है, कंफ्यूज मत होइएगा,
V1 और V2 है ये, या U1 U2 है। तो यहाँ पर हमने देखा है हमारा प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि इस तरीके से हम उसको प्रूफ करते हैं। हमारा जो ये लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था, संवेगी संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो था, उसके भी यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ये जो फॉर्मूला था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मीन्स दोनों का जो संवेग होता है मोमेंटम, वो पहले कॉलिजन दोनों के टकराने से पहले और दोनों के टकराने के बाद बराबर होता है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र, यानी कि जो केंद्र, द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का एक पर्टिकुलर केंद्र होता है जिसके अंतर्गत वह गति करता है, उसको हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, निकाय का सेंटर ऑफ मास। तो ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन कह रही है कि जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है, तब यह बिंदु इस प्रकार गति करता है कि निकाय का समस्त द्रव्यमान उस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो, और इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन देखी कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ मास, कि जब कोई निकाय या कोई ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल के अंतर्गत क्या करता है, वो गति करता है। जब हम उस पर लगाते हैं बाह्य बल, तो वो उसके अंतर्गत क्या करता है, गति करता है, उसमें अपना मोशन होने लगता है। तो तब यह बिंदु इस प्रकार से जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो किस प्रकार से गति करेगा, तो वो इस प्रकार से गति करेगा कि निकाय का समस्त द्रव्यमान, जो ऑब्जेक्ट का हमारा जो संपूर्ण वेट है, वो क्या होगा, वो उस बिंदु पर केंद्रित होता है जो बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो। मतलब जहाँ पर बाह्य बल आरोपित होता है उसी बिंदु पर वो क्या करता है, उस बॉडी का समस्त द्रव्यमान भी आरोपित होता है। तो इस बिंदु को निकाय का क्या कहते हैं, इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अगर हमारे कोई दो पार्टिकल्स दिए हुए हैं, कोई दो पार्टिकल्स दिए हैं, उनके स्थिति का, उनकी पोजीशंस का हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान केंद्र फाइंड करते हैं। तो लिखा हुआ है कि सब माना कि दो कण कोई हैं हमारे जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर स्थित हैं। दो कण हमारे हैं, दो पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, A और B, तथा जिनके द्रव्यमान क्या है, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 दिए हुए हैं। ओके, नाउ माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष, अब मूल बिंदु जो O है उसके सापेक्ष कणों की स्थिति वेक्टर पोजीशन क्रमशः r1 तथा r2 है। अब उसकी मूल बिंदु के सापेक्ष जो हमारे मूल बिंदु के सापेक्ष जो A और B हमारे बिंदु दिए थे, उनके वेक्टर की जो स्थिति वो क्या है, r1 और r2। ओके, नाउ उसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, r1 तथा r2 हैं। तो हमने सबसे पहले हम लोग दो कणों के बीच के निकाय का द्रव्यमान केंद्र को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फिगर है हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, एंड C का मूल बिंदु यानी कि जो हमारा C है, सेंटर है, उसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित वेक्टर होगा, यानी कि O के रिस्पेक्ट में वो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो यानी कि RCM निकलेगा, RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो कणों के बीच अगर हमारा द्रव्यमान केंद्र हमको फाइंड करना है तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 को जब RCM से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इससे हमको ये रिजल्ट मिलेगा कि निकाय के कुल द्रव्यमान की तथा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वेक्टर की गुणा दोनों कणों के द्रव्यमानों की उनकी निजी स्थिति के वेक्टरों से गुणनफलों के योग के बराबर होती है। ओके, मीन्स कहने का उसका क्या तात्पर्य है कि अगर हमारा कोई भी निकाय है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कुल द्रव्यमान,
ठीक है। कुल द्रव्यमान RCM तथा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वेक्टर की गुणा दोनों कणों के द्रव्यमानों के मतलब M1 R1 M1 और M2 के उनके साथ द्रव्यमान और उनके स्थिति वेक्टर के गुणनफल के योग के बराबर होती है। ओके, तो इसके फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, हम लोग एक बार फिगर से इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। हमारा A है, ये B है, ये हमारे मूल बिंदु से पॉइंट है O से। ओके, C M1 ये हो जाएगा M2, इसका हमारा RM वेक्टर दे रखा है, ठीक है, या RCM इसको लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा R1 वेक्टर हो जाएगा। तो जो हम रिजल्टेंट पाएंगे इन पोजीशंस वेक्टर के जो रिस्पेक्ट में सब दी हुई हमारी वैल्यूज़ हम लोग थ्योरी देख चुके हैं, तो जो हमारा वो मिलेगा रिज़ल्ट वो हो जाएगा RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, M1 R1 प्लस M2 R2 M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन ये R1 और R2 हमारे पोजीशन वेक्टर हैं, तो इन पर हम साइन लगा देते हैं। ओके, नाउ इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो RCM ब्रैकेट में आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2। ओके, ये हो गया, इम्पॉर्टेंट है ये। अब इसी से देखिए डेफिनेशन को बनाया गया है, इसी से हमारी जो अभी डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे थे निकाय के कुल द्रव्यमान की, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, निकाय के कुल द्रव्यमान, निकाय का कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर से गुणा RCM दोनों कणों के द्रव्यमानों की तथा उनके निजी वेक्टरों की R1 और R2 निजी वेक्टरों से गुणनफलों के योग के बराबर होती है। ओके, तो ये था हमारा। नाउ अब है हमारा n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। हम लोग क्या पढ़ेंगे, n कणों के द्रव्यमान का। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, दो कणों के द्रव्यमान का, तो दो कणों के द्रव्यमान का तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से n कणों का देखेंगे कि n कणों का फॉर्मूला क्या होता है। n कणों के फॉर्मूले में क्या होंगे, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे n होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो n होंगे, और उसके बिहाफ पे हमारी जो वेक्टर्स होंगे वो Rn हो जाएंगे। अब उसी की हेल्प से हम फॉर्मूला राइट करेंगे, देखिए किस तरीके से। नाउ n कणों का द्रव्यमान का देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हमने दो कणों का देखा, हम लोग देखेंगे n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो ये हो जाएगा हमारा n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। देखिए M1 C M2, अब ये जो हमारा मूल बिंदु है उससे ये सब हमारे वेक्टर हैं। M1 C M2
mn। तो इसके लिए m1 के लिए वेक्टर हो जाएगा r1, mc के लिए हो जाएगा rn, सॉरी, ओके। नाउ m2 के लिए हो जाएगा r2, mn के लिए हो जाएगा rn। और भी आप दिखा सकते हो, इतने बहुत हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माना किसी निकाय में n कण है, ठीक है, n कण है, माना निकाय में n कण है जिसके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 एंड डैश mn है, जिसके मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु हमारा O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर क्रमशः r1 r2 और rn इस तरीके से हमारे स्थिति वेक्टर हैं। ये हमारा mn है, सॉरी mn है तो rn आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग आगे इसको करेंगे, कंटिन्यू। तो जब O के सापेक्ष हम लोग स्थिति वेक्टर इसका निकालेंगे n पार्टिकल्स का, तो ये हो जाएगा RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। इसमें वेक्टर वाले हैं तो उसमें हम लोग वेक्टर को लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आरसीएम को अगर हम लोग सरल फॉर्म में लिखना चाहें, इतना बड़ा ना लिखकर, तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम आई आर आई, ठीक है, एम आई आर आई, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, अपॉन एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम आई, ओके। नाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 एंड एम आई आर आई अपॉन एन। इसको सॉरी एम आई है तो इसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला भी यही बन जाएगा। फॉर्मूले को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऊपर लिख देते हैं, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा RCM इज इक्वल टू सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो ये हमारा इतना हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ओके, डन। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग n पार्टिकल्स का, जो हमारे n पार्टिकल्स होंगे उनका हम लोग द्रव्यमान केंद्र फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग n का कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र फाइंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसी में एक और टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र का ही, कि द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक, ओके। कार्तीय घटक में हमारे x के थ्रू, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, ओके, कार्टेशियन प्लेन। तो उस पर हम लोग देखेंगे कि हमारे किस तरीके से जो घटक होते हैं x y z, उस पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि हमारा RCM था, अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में अगर कर देंगे x एक्सिस तो XCM हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y के थ्रू हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू y, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू z, ओके। तो उस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा जैसे हो जाएगा, इसी को हम लोग जब लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए, XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश डैश प्लस mn xn अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। तो ये हो जाएगा हमारा XCM इज इक्वल टू
1/m, हमने इसको क्या लिखा था, इस तरीके से राइट किया था, तो 1/m लिख देंगे, फिर हो जाएगा सिग्मा n i इज इक्वल टू 1, ओके, i इज इक्वल टू 1 mi xi, ये हो जाएगा हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में देखें, देखिए तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, YCM इज इक्वल टू 1/M सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 mi yi, यहाँ xi की जगह क्या हो जाएगा yi, और इसी तरीके से हमारा xCM के बाद YCM के बाद हमारा आ जाएगा ZCM इज इक्वल टू 1/M सिग्मा i, सॉरी यहाँ पर n होगा, n i इज इक्वल टू 1 mi zi, तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा x के रिस्पेक्ट में दे रखा है कोई भी द्रव्यमान केंद्र फाइंड करने को, y के रिस्पेक्ट में दे रखा है या z के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले को राइट करके उसका निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब इसमें हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टकराव यानी कि कोलिजन। जब कोई भी दो वस्तुएं टकराती हैं, जब उन दोनों की टक्कर होती है और एक ठोस निकाय कणों के समुच्चय या ठोस निकाय एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो परस्पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के पूरे निकट आ जाते हैं। मीन्स टकराव को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे या कोलिजन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो कोलिजन क्या होता है, भौतिकी विज्ञान में या भौतिकी में एक टक्कर तब होती है जब कणों के समुच्चय या ठोस निकाय एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और परस्पर प्रभाव डालते हैं। ओके, क्या होता है उसमें, परस्पर प्रभाव डालते हैं और बातचीत करने के लिए पर्याप्त निकट आते हैं। एक सामान्य जो डेफिनेशन दी गई सामान्य शब्दों में कि जब कोई दो हमारे पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लोज आने पर वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ कह रहा है कि एक दूसरे से बातचीत करने की जो स्थिति होती है उसमें आते हैं। वहाँ बातचीत तो नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं और फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ओके, जब टकराने वाले पिंडों पर समान बल स्वयं निकायों द्वारा लगाए जाते हैं तब संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि टकराव की प्रक्रिया में सिस्टम की कुल गति अपरिवर्तित रहती है। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन को बताया गया है कि जब टकराने वाले पिंडों पर, यानी कि जो हमारे पिंड टकरा रहे हैं, जो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, एकमात्र बल स्वयं निकायों द्वारा लगाया जाता है। एक जो फोर्स होता है वो कुछ जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद लगाता है। तब संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है, जो उसका प्रिंसिपल है हमारा, वह यह बताता है कि टकराव की प्रक्रिया में सिस्टम की कुल ऊर्जा या कुल गति अपरिवर्तित रहेगी या परिवर्तित है। ओके, नाउ जब दो पिंड टकराते हैं तो प्रभाव से पहले पिंडों के संवेग का योग प्रभाव के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। यानी कि प्रभाव, यानी जो टकराव है, टकराव से पहले और बाद में गतिज ऊर्जा के बीच संबंध निर्भर होता है या निर्भर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कोलिजन, यानी कि टकराव के प्रकार। टकराव के प्रकार यानी कि जो टकराव होता है हमारा कोलिजन, वो कितने प्रकार का होता है। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब लोचदार, ठीक है। एक जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है, दो निकायों के बीच की ऐसी टक्कर है, ऐसी टक्कर होती है जिसमें दोनों निकायों की कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा समान रहती है। ओके, मीन्स इन द इलास्टिक कोलिजन व्हेन द टू बॉडीज collide to each other, two bodies collide to each other, then the total momentum conserved, okay, जो उसका पूरा जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, एंड द टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। ओके, वो क्या होती है, संरक्षित रहती है, समान रहती है। नाउ एक आदर्श रूप में पूरी तरह से लोचदार टकराव में गतिज ऊर्जा का अन्य रूपों में जैसे गर्मी, शोर या संभावित ऊर्जा में शुद्ध रूपांतरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें पॉइंट, नेक्स्ट है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन मीन्स लोच रहित,
इनइलास्टिक कोलिजन क्या कहता है? एक लोच रहित टक्कर या टकराव, एक स्थिर टक्कर एक लोचदार टकराव का विपरीत होता है। ओके, यानी कि भाई जब उसने सीधी सी बात है कि अगर हम दो के बीच हम कोई चीज़ तुलना कर रहे हैं, दो के बारे में बता रहे हैं, तो उससे वो कम होगी या तो उससे ज़्यादा होगी, तो दो लोगों पर ही वो क्या होती है? टकराव का विपरीत होता है। इस टकराव में गतिज ऊर्जा पूर्ण रूप से क्या होती है? संरक्षित नहीं रहती। अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि उसमें मोमेंटम भी कंजर्व था और टोटल एनर्जी भी कंजर्व थी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में, इन द इलास्टिक कोलिजन व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड टू ईच अदर, जब दो बॉडीज हमारी एक दूसरे से टकराती हैं, देन द मोमेंटम कंजर्व्ड एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, जो उसकी जो कुल गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है? हमारी कंजर्व नहीं होती है। अब हमें यही डिफरेंस देखने को मिला कि जो इनइलास्टिक कोलिजन था उसमें जब कोलाइड कर रहे थे तो वो जो मोमेंटम था वो भी कंजर्व था एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व। नाउ द इनइलास्टिक कोलिजन ये क्या है कि इसमें भी हमारा जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट द काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है। तो ये थे हमारे टकराव जो आज हम लोगों ने पढ़ा, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित। हाँ, आज हम लोगों ने द्रव्यमान, एक तो संवेग संरक्षण के क्या नियम का प्रयोग पढ़ा कि वो किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको उस फार्मूले को। फिर हमने देखा द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र से हमने दो कणों के बीच का द्रव्यमान केंद्र देखा, n कणों के बीच का द्रव्यमान केंद्र देखा और द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक देखे। ओके, एंड इन द लास्ट टकराव। टकराव कितने प्रकार का होता है? टकराव दो प्रकार का होता है, लोचदार टकराव और लोच रहित टकराव। ओके, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। तो आज क्लास को यहीं पर स्टूडेंट्स एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।